नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए तृतीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान जो निरंतर हम बात की जाए इटली के एकीकरण को पढ़ रहे हैं। इटली के एकीकरण के तहत हमने प्लम्बियर समझौते के बारे में पढ़ा। प्लम्बियर समझौते की अगर बात की जाए तो प्लम्बियर समझौता जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि नेपोलियन तृतीय फ्रांस के सम्राट और पिडमांट सार्डिनिया के प्रधानमंत्री केवूर के मध्य होता है जिसके तहत दोनों के बीच में जो गुप्त बातचीत होती है कि अगर ऑस्ट्रिया के साथ पिडमांट और सार्डिनिया का युद्ध छिड़ जाता है तो उन परिस्थितियों में ऑस्ट्रिया और पिडमांट सार्डिनिया दोनों की क्या भूमिका रहेगी और उसके अलावा फ्रांस की क्या भूमिका रहेगी। तो फ्रांस के द्वारा स्पष्ट किया जाता है नेपोलियन तृतीय के द्वारा कि उन परिस्थितियों में अगर पिडमांट सार्डिनिया और ऑस्ट्रिया के बीच में युद्ध होता है तो उन परिस्थितियों में फ्रांस के द्वारा जो पिडमांट सार्डिनिया की सहायता की जाएगी। केवूर के लिए बहुत ही अच्छा अवसर था। केवूर ने ये अवसर को नहीं गंवाया और ये दोनों के बीच में समझौता हो जाता है, क्योंकि इसके तहत केवूर को पता था कि जो वियना व्यवस्था जो कांग्रेस यूरोपीय कांग्रेस के द्वारा वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी वो वियना व्यवस्था स्वतः ही भंग हो जाएगी और ये इटली के एकीकरण में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। तो उसी दौरान इन दोनों के बीच में बातचीत हो जाती है कि किस तरीके से जो हम क्या करेंगे, ऑस्ट्रिया से युद्ध करेंगे। ऑस्ट्रिया को हराने के बाद कौन कौन से क्षेत्रों पर किसका अधिकार होगा, जैसे कि सीज जो निस और सिवाई क्षेत्र किसको मिल जाएगा, ये फ्रांस को मिल जाएगा। और उन परिस्थितियों में क्या क्या होगा, किस तरीके से राज्यों का निर्माण होगा, ये सारी बातें इनके बीच में होती है। अब केवूर तो यही चाहता था। केवूर के द्वारा ये प्रयास शुरू से ही लेकर चल रहा था कि किस तरीके से इटली का एकीकरण हो और उसके अलावा ऑस्ट्रिया को अलग थलग कर दिया जाए। जो उस समय अगर बात की जाए तो यूरोप की 4 महत्वपूर्ण महाशक्तियाँ थी, जिसके तहत इंग्लैंड है, फ्रांस है, ऑस्ट्रिया और रूस थी। अब इनके बीच में जो दरार पैदा करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था किसका, केवूर का। और इसमें अंततः ये सफल होता है और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध किसे कर देता है, फ्रांस को कर देता है। नेपोलियन तृतीय जो सम्राट फ्रांस का है वह जो पिडमांट सार्डिनिया की सहायता करने के लिए तैयार हो जाता है। अब इनके बीच में बातचीत होगी कि अगर युद्ध होगा तो हम आपका साथ देंगे। अब केवूर ये चाहता था कि कैसे जल्दी से जल्दी ऑस्ट्रिया से युद्ध शुरू हो जाए, लेकिन युद्ध शुरू करने के पीछे भी वो चालाकी थी उसकी। वह इस तरीके से चाहता था कि ऐसा लगना चाहिए बाकी देशों को, क्योंकि उनकी जो यूरोपीय महाशक्तियों की सहानुभूति भी केवूर चाहता था कि ऐसा लगना चाहिए कि इस पिडमांट सार्डिनिया ने तो आक्रमण नहीं किया है, ये आक्रमण ऑस्ट्रिया के द्वारा किया गया और ऑस्ट्रिया के द्वारा आक्रमण किए जाने पर पिडमांट सार्डिनिया के द्वारा तो अपनी खुद की क्या की जा रही है, आत्मरक्षा की जा रही है, ऐसा प्रतीत होना चाहिए। तो इसके लिए जो ऐसा माहौल बनाने के लिए केवूर जो प्रयास कर रहा था और अंततः केवूर के द्वारा ऐसा माहौल बना दिया। जब प्लम्बियर समझौता होता है इनके बीच में, नेपोलियन तृतीय और केवूर के बीच में, तब ये पुनः लौट कर इटली आता है। कौन, केवूर। अब केवूर के द्वारा जो ऑस्ट्रिया को छेड़ने का प्रयास शुरू कर दिया जाता है, किस तरीके से ऑस्ट्रिया को जो अगर बात की जाए उसे ऑस्ट्रिया को इस तरीके से जो बात की जाए कि युद्ध के लिए तैयारी शुरू कर दी जाती है और ऑस्ट्रिया के साथ ऐसी जो छेड़खानी करनी जिससे ऑस्ट्रिया क्या हो, युद्ध के लिए जो तत्पर हो जाए, उग्र हो जाए, ऐसा ये साबित करना चाहता था कौन, प्रधानमंत्री केवूर। अब इसके द्वारा युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। तैयारियों के तहत इसके द्वारा पहले क्या किया गया, जो इटली का क्षेत्र है जिस पर किसका अधिकार है, ऑस्ट्रिया का अधिकार है, उन क्षेत्रों में इसके द्वारा केवूर के द्वारा क्या करवा दिए जाते हैं, ऑस्ट्रिया के विरुद्ध विद्रोह करवा दिए जाते हैं। और वह बात किसको स्वीकार नहीं होती है, ऑस्ट्रिया को कतई स्वीकार नहीं होती है। अब ये बात की जाए, ऑस्ट्रिया को उकसाने और भड़काने का काम शुरू कर दिया जाता है किसके द्वारा, केवूर के द्वारा। अब ये मरुस और फरारा नामक क्षेत्र है, मरुस और फरारा नामक क्षेत्र है जिन पर किसका अधिकार है, ऑस्ट्रिया का अधिकार है और ये क्षेत्र इटली में स्थित है। अब इन क्षेत्रों में जो इसके द्वारा जो ऑस्ट्रिया को भड़काने के लिए जो यहाँ के लोगों के द्वारा जो केवूर के द्वारा क्या करवा दी गई, विद्रोह करवा दिए गए ऑस्ट्रिया के विरुद्ध, जिससे क्या हो जाता है, ऑस्ट्रिया आग बबूला हो जाए और भड़क जाए। और उसके अलावा जो पिडमांट सार्डिनिया के समाचार पत्र है, उन समाचार पत्रों में हमने देखा कि किस तरीके से उसके द्वारा ऑस्ट्रिया की कटु आलोचना शुरू कर दी जाती है ताकि जनता को ऑस्ट्रिया के विरुद्ध कर दिया जाए। और
ऑस्ट्रिया के विरुद्ध जो जनमत भी बना कर तैयार कर लिया जाए, बात की जाए युद्ध का अगर माहौल रहे तो उसके पक्ष में जनमत बनाने का प्रयास किया। पहले भी हमने देखा कि इसके द्वारा जो फ्रांस है, इंग्लैंड है, उनके प्रतिष्ठित अखबारों में ऑस्ट्रिया के विरुद्ध जो लेख छपवाए जाते हैं और इटली के राष्ट्रभक्तों के लेख, और ये क्योंकि इसको यूरोपीय मंच पे भी जो इसको अंतर्राष्ट्रीय समस्या का भी रूप देना चाहता था, अंततः इसमें ये सफल हो जाता है। अब इसके द्वारा क्या कर दिया जाता है, उनकी आलोचना शुरू कर दी जाती है। ये उकसाने का प्रयास कर रहा है किसको, ऑस्ट्रिया, ताकि वो खुद आकर लड़े, मैं उससे जाकर ना लड़ूं। ऐसा लगना चाहिए कि वो तो हमें मारने के लिए आया था, इसलिए हम तो रक्षा कर रहे थे। इंग्लैंड के द्वारा इन दोनों के बीच में जो समझौता करवाने का उन परिस्थितियों में प्रयास किया जाता है, जब इनके बीच में स्थिति क्या हो जाती है, तनावपूर्ण हो जाती है, जब इन क्षेत्रों में विद्रोह करवा दिए जाते हैं और उसके अलावा जो ये समाचार पत्रों में जो कटुआलोचनाएं शुरू हो जाती है, तो इन दोनों के बीच में, ऑस्ट्रिया और पिडमॉन्ट सार्डिनिया के बीच में तनावपूर्ण माहौल पैदा हो जाता है। उन माहौल में, उस परिस्थितियों में जो इंग्लैंड के द्वारा इनके बीच में जो समझौता करवाने का प्रयास किया जाता है और इंग्लैंड के द्वारा एक सुझाव दिया जाता है कि यूरोपीय कांग्रेस का एक सम्मेलन हमें बुलाना चाहिए, जिसके तहत दोनों देशों की समस्याओं को बैठकर सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। अब उसके लिए ये सुझाव दे दिया जाता है, लेकिन दोनों देश जो अपनी अपनी बातों पर अड़ जाते हैं। ऑस्ट्रिया के द्वारा कहा जाता है कि इस सम्मेलन में उपस्थित हो जाऊंगी, लेकिन उससे पहले जो क्या किया जाए, इसका जो कौन सा प्रदेश है, जो इटली है, पिडमॉन्ट सार्डिनिया का क्षेत्र है, उस पिडमॉन्ट सार्डिनिया को निशस्त्रीकरण कर दिया जाए। बोले ये इसको कहो कि ये हथियार वगैरह सारे रख दे, ये बात कही जाती है। लेकिन ये बात मानने को पिडमॉन्ट सार्डिनिया तैयार नहीं। तो पिडमॉन्ट सार्डिनिया द्वारा कहा जाता है कि जो हमारी सीमा है उससे बाहर कहाँ चली जाए, ऑस्ट्रिया की सेना चली जाए। दोनों के बीच में इसी बात को लेकर जो क्या हो जाता है, टकराव की स्थिति हो जाती है। ये तो कहता है कौन, ऑस्ट्रिया कहता है कि पिडमॉन्ट सार्डिनिया का निशस्त्रीकरण कर दिया जाए तुरंत से तुरंत, और उसके अलावा पिडमॉन्ट सार्डिनिया कहता है कि हमारी सीमाओं से बाहर ऑस्ट्रिया की जो सेनाएं चली जाए। इसी बात को लेकर ये जो क्या हो जाता है, प्रयास असफल हो जाता है जो इंग्लैंड के द्वारा किया जाता है। कौन सा प्रयास, यूरोपीय कांग्रेस सम्मेलन बुलाने का सुझाव इनके द्वारा दिया जाता है, ये सफल नहीं होता है। अब इन परिस्थितियों में स्थिति तनावपूर्ण बनी रहती है। 23 अप्रैल 1859 ईस्वी को जो 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया जाता है ऑस्ट्रिया के द्वारा, क्योंकि ऑस्ट्रिया को तो ये वैसे भी जो भड़काने का प्रयास कर रहा था, तो ऑस्ट्रिया के द्वारा 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया जाता है पिडमॉन्ट सार्डिनिया को। 3 दिनों के अंदर अपने हथियार रख देना, नहीं तो मुझसे बुरा नहीं होगा और मैं तुम पर हमला कर दूंगा, आक्रमण कर दूंगा। अब केवुर तो इसी बात को चाहता था भाई, केवुर तो उकसाने और भड़काने का प्रयास कर रहा था। केवुर ने कहा अच्छा मौका है, ठीक है, बोले देखते हैं ऑस्ट्रिया कब हम पर हमला करता है। अब 3 दिन का समय पूरा हो जाता है। जैसे ही 3 दिनों का समय पूरा हो जाता है तो क्या कर दिया जाता है, इसके द्वारा 3 दिन का अल्टीमेटम, और इसके द्वारा जो अल्टीमेटम को ठुकरा दिया जाता है केवुर के द्वारा। केवुर कहता है हम तो नहीं मानेंगे, जाओ तुमसे जो होता है वो कर लो। तो उन परिस्थिति में ऑस्ट्रिया के द्वारा क्या कर दिया जाता है, जो 29 अप्रैल को क्या कर दिया, 1859 ईस्वी को जो पिडमॉन्ट सार्डिनिया पर आक्रमण कर दिया जाता है। अब दोनों की सेनाओं के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है, और उसी दौरान जो ये लग रहा था केवुर जो अपने उद्देश्य में सफल होता है। केवुर का तो यही कहना था कि हमने आक्रमण नहीं किया, इसने हम पर आक्रमण किया, हम तो क्या अपनी आत्मरक्षा कर रहे थे। ऐसा माहौल उसके द्वारा बना दिया जाता है। अब ऑस्ट्रिया द्वारा आक्रमण किया जाता है और पिडमॉन्ट सार्डिनिया द्वारा आगे बढ़कर जो क्या किया जाता है, आक्रमण का जवाब दिया जाता है। विक्टर इमैनुअल द्वितीय जो वहाँ का राजा है, उसके द्वारा जो नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया जाता है सेनाओं का, और सेनाओं की कमान उसके द्वारा संभाली जाती है और उसके विरुद्ध, ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध शुरू कर दिया जाता है। अब जैसा कि इनके बीच में प्लोम्बियर समझौता हो रखा था, किसके बीच में, केवुर और नेपोलियन तृतीय जो फ्रांस का सम्राट, उसी समझौते की पालना करते हुए जो नेपोलियन जो तृतीय सम्राट फ्रांस का, उसके द्वारा भी ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाती है। कब, 3 मई 1859 ईस्वी में। अब इनकी स्थिति मजबूत हो जाती है, किसकी, पिडमॉन्ट और सार्डिनिया की स्थिति मजबूत होगी, क्योंकि इनकी तरफ से लड़ने के लिए फ्रांस भी आ गया। और केवुर तो यही चाहता था कि कोई न कोई यूरोपीय महाशक्ति हमारे पक्ष में हो, और इनके बीच में जो दरार पैदा करने में ये सफल भी हो जाता है, फ्रांस को ऑस्ट्रिया के विरुद्ध कर देता है। ये इसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, किसके लिए, जो केवुर के लिए। और इनकी जो संयुक्त सेनाओं के बीच में, संयुक्त सेना तो किसकी रहती है, जो बात की जाए फ्रांस की और पिडमॉन्ट सार्डिनिया की, इनकी संयुक्त सेनाओं का सामना ऑस्ट्रिया के द्वारा नहीं किया जा सकता है, और ऑस्ट्रिया को कई मोर्चों पर इनके द्वारा पराजित किया जा, अंततः इनकी संयुक्त सेनाओं के द्वारा
द्वारा जो ऑस्ट्रिया को पराजित करते हुए लोम्बार्डी और जो बात की जाए सार्डिनिया का क्षेत्र है वो कोई क्षेत्र है वो उन पर अधिकार कर लिए जाते हैं इनकी संयुक्त सेना के द्वारा। अब अचानक से पता नहीं इस जो इनकी जो बात की जाए पिडमांट सार्डिनिया और फ्रांस को सफलता मिलती जा रही थी, लेकिन अचानक से जो इसके मन में पता नहीं क्या विचार आता है कि इसके नेपोलियन तृतीय फ्रांस के सम्राट के द्वारा इसके द्वारा बगैर पूछे ही क्या कर दिया जाता है, युद्ध समाप्ति की घोषणा कर दी जाती है। अब उस समय ऐसा लग रहा था कि इटली से जो ऑस्ट्रिया का आधिपत्य हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, इटली पे जिन क्षेत्रों पर ऑस्ट्रिया के अधिकार है उन क्षेत्रों से ऑस्ट्रिया के अधिकार समाप्त हो जाएंगे और इटली की इसमें जीत होगी। तो ये हर मोर्चे पे इनको सफलता मिल रही थी, लेकिन नेपोलियन तृतीय के मन में जो ऐसा विचार आता है उसको लगता है कि अचानक से इटली है जो राज्य उसकी सीमाओं पे शक्तिशाली हो जाएगा और शक्ति संतुलन बिगड़ जाएगा। तो उन परिस्थितियों में उसके द्वारा क्या कर लिया जाता है, इनसे पूछे बगैर पिडमांट सार्डिनिया से पूछे बगैर ही जो उनके द्वारा क्या कर लिया, ऑस्ट्रिया के साथ समझौता कर लिया जाता है और युद्ध को समाप्त कर लिया जाता है। और ऑस्ट्रिया की स्थिति इन परिस्थितियों में नाजुक थी, ऑस्ट्रिया हर मोर्चे पे क्या हो रहा था, पराजित हो रहा था। लेकिन अब उसके द्वारा जो बगैर पूछे ही क्या कर लिया जाता है, समझौता कर लिया जाता है। इससे जो बात की जाए इटली की जनता को भी काफ़ी आघात पहुंचता है और बात की जाए तो विक्टर इमैनुअल द्वितीय और केऊर काफ़ी नाराज़ होते हैं। इन परिस्थितियों में जो उसके द्वारा क्या कर दिया जाए, अचानक से युद्ध समाप्ति की घोषणा कर दी जाती है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने जाना कि किस तरीके से जो पिडमांट सार्डिनिया और ऑस्ट्रिया के बीच में युद्ध होता है और इस युद्धकालीन परिस्थितियों में फ्रांस का किस तरीके से जो बात की जाए पिडमांट सार्डिनिया का साथ दिया जाता है, जिनके बीच जो प्लोम्बियर समझौता होता है उसके तहत। और इस युद्ध में हमने ये भी देखा कि किस तरीके से जो बात की जाए पिडमांट सार्डिनिया को सफलता प्राप्त होती है और पिडमांट सार्डिनिया और फ्रांस की संयुक्त सेना के द्वारा जो क्या कर दिया जाता है, ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया जाता है। ऑस्ट्रिया को पराजित करते हुए अगर बात की जाए लोम्बार्डी क्षेत्र पर अधिकार कर लिया जाता है, सार्डिनिया क्षेत्र पर अधिकार कर लिया जाता है और ऐसा लग रहा होता है कि अब क्या कर लिया जाएगा, जो बात की जाए पिडमांट सार्डिनिया के द्वारा संपूर्ण इटली के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया जाता है, जिन क्षेत्रों पे ऑस्ट्रिया का आधिपत्य है। लेकिन अचानक से हमने देखा कि किस तरीके से नेपोलियन तृतीय के द्वारा जो अपना मत बदल दिया जाता है और उसके द्वारा पिडमांट सार्डिनिया को बताए बगैर ही क्या कर लिया जाता है, जो ऑस्ट्रिया के साथ समझौता कर लिया जाता है, पुनः संधि कर ली जाती है और अचानक से युद्ध विराम की घोषणा कर दी जाती है, जिससे इसको काफ़ी दुख होता है। बात की जाए पिडमांट सार्डिनिया के शासक विक्टर इमैनुअल द्वितीय और वहाँ के प्रधानमंत्री केऊर जो काफ़ी आग बबूला हो जाते हैं, उनके द्वारा तो युद्ध जारी रखने की सलाह दी जाती है। लेकिन जो उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जो विक्टर इमैनुअल द्वितीय के द्वारा भी जो युद्ध समाप्ति की घोषणा कर दी जाती है। तो किस तरीके से अचानक से ऐसा लग रहा था कि जो इटली के क्षेत्र है जिन पे ऑस्ट्रिया का आधिपत्य है उन पर जो इटली का जो पिडमांट सार्डिनिया का क्या हो जाएगा, पुनः अधिकार हो जाएगा। ऑस्ट्रिया बड़ी नाजुक स्थिति में था, लेकिन फिर भी जो अचानक से जो नेपोलियन तृतीय के द्वारा जो पिडमांट सार्डिनिया से पूछे बगैर ही जो युद्ध बंद की घोषणा कर दी जाती है, जिससे वहाँ के शासक भी काफ़ी आहत होते हैं। अब इसके पश्चात हम देखेंगे अगली क्लास में अगर बात की जाए तो इनके बीच में ऑस्ट्रिया और इनके बीच में जो विला फ्रैंका संधि होती है, विला फ्रैंका संधि, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बात की जाए तो ये संधि किसके बीच में होगी, फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच में होगी, विला फ्रैंका संधि। और उसके अलावा जो बात की जाए ज्यूरिख संधि होगी, जो किसके बीच में होगी, ज्यूरिख संधि, ज्यूरिख। इन दोनों संधियों के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ज्यूरिख संधि है जो बात की जाए पिडमांट सार्डिनिया के द्वारा जो इसी संधि की पुष्टि करते हुए जो किसके साथ, जो ऑस्ट्रिया और फ्रांस के साथ की जाएगी। तो ये हमने आज की क्लास में जो प्लोम्बियर समझौते के पश्चात ऑस्ट्रिया के साथ होने वाले युद्ध के बारे में चर्चा की। बोलिए यहाँ तक कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। आपके पास जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप जो प्लेटफॉर्म अवेलेबल है उसके माध्यम से आप अपनी बात मुझ तक पहुँचा सकते हो। और भी किसी तरह के सुझाव और राय हो तो आप निसंकोच बता सकते हो। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।